तो मतलब पूछने में मत हिचक जाया करो। एनीवेज चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पे घर घर नल से जल वाला ये वाली स्कीम देखी थी। इसमें यहाँ पे इनके कुछ टारगेट्स हैं। फिर यहाँ पे जो एस्पिरेशन यहाँ पे पीएम आवास योजना में हमने देखा था 80 लाख घर जो यहाँ पे बचे हुए थे उसको यहाँ पे कंप्लीट करा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था जो कि बहुत पहले से चल रहा है। इसमें 95% घर जो हैं उनको बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो चुका है ऑन पेपर्स ऑब्वियसली, मतलब अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन वी डोंट नो, ठीक है। तो 5% यहाँ पे जो है यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के लिए यहाँ पे दिया गया, मतलब 5% जो यहाँ पे ब्लॉक्स बचे हैं उनके लिए यहाँ पे एलोकेट किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम गांव बना रहे थे बॉर्डर वाले जो यहाँ पे स्टेट्स हैं उनके पास, जो बॉर्डर से लगे हुए यहाँ पे जो गांव हैं वहाँ पे हम जो है वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे, वहाँ पे लोगों को जाके बसाएंगे, वहाँ पे टूरिज्म यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पे डिजिटल बैंक यूनिट यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, ठीक है। फिर जो ECLGS स्कीम थी, ECLGS स्कीम क्या होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिट की यहाँ पे लोन की गारंटी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट मतलब देती है कि यहाँ पे बैंक को बोलती है कि तुम यहाँ पे MSME को लोन दो, और अगर वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आप इस फंड से पैसा निकाल लेना, ठीक है। इसको हम बोलते थे ECLGS स्कीम। इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले कोविड में आया था ये कि कोविड में सपोर्ट करने के लिए MSMEs को, लेकिन अब इसको कब तक एक्सटेंड कर दिया है, इसे 2023 तक एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ पे जो पूरा कोविड वाला टाइम है वो चल रहा है और अभी रिकवरी में काफ़ी टाइम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है इसको एक्सटेंड करा गया है। प्लस यहाँ पे ये जो CGTMSE है ये यहाँ पे ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए थी। इसमें भी यहाँ पे एडिशनल पैसा जो फंड में है वो डाला गया है, ये भी इसी पर्पज़ से है कि ठीक है MSME को लोन देने के लिए। ओके। फिर जो ड्रोन शक्ति यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ड्रोन शक्ति आपका जो है स्टार्टअप कल्चर यहाँ पे यहाँ पे क्रिएट करा जाएगा कि भाई लोग यहाँ पे जैसे IITs के हैं या फिर जो भी लोग हैं यहाँ पे इंडिजीनियसली आपके जो ड्रोन्स हैं उसको यहाँ पे क्रिएट करा जाए, ठीक है। कोई कुछ कह रहे हैं? ओके, ठीक है। मैम आप रिकॉर्डिंग कर रही है ना? हाँ जी हाँ जी मैं कर रही हूँ। हाँ जी मैम वो एक्चुअली बेबी ने ही टेक्स्ट किया था कि उसके साइड थोड़ी बारिश हो रही है तो नेटवर्क इशू है। ओके ओके ठीक है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सारी चैनल्स जो हैं यहाँ पे मिला के एक PM विद्या जो है वो यहाँ पे बना दिया गया था, ठीक है। हेल्थ के सेक्टर में आपका क्या था कि यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या था कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम जो है यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो जो था उसके ऊपर यहाँ पे जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे इसमें डेटा डाल सकते हैं, तो ओपन प्लेटफॉर्म यहाँ पे इसको बना दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे थे। फिर यहाँ पे लेडीज से रिलेटेड क्या था कि मिशन शक्ति किसी को याद है किससे रिलेटेड था? मिशन शक्ति जो है यहाँ पे SHG की बात करता है, ठीक है। SHGs को यहाँ पे प्रमोट करना। SHGs क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप। ग्रुप्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। मिशन वात्सल्य जो है यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बच्चों से रिलेटेड स्कीम है। फिर यहाँ पे आंगनवाड़ी जो है यहाँ पे आंगनवाड़ी को यहाँ पे डेवलप करा जाएगा, और प्लस यहाँ पे पोषण 2.0 यहाँ पे चला जाएगा ताकि बच्चों को यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे दे पाएँ, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल ये सब हमारा हो गया है। ये आपका पहले उसमें ये इंक्लूसिव वाले सेकंड पिलर में यहाँ पे कवर हो रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि PM डिवाइन, ये यहाँ पे जो स्कीम है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे डेवलपमेंट करा जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है वो एक तो उसकी दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो वो वहाँ पे इंटरनेशनली उसकी बॉर्डर्स लगती हैं, ठीक है। दूसरा वहाँ पे कल्चरल थोड़ा सा आपकी जो है सिमिलैरिटी कम है, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है वहाँ पे कल्चरली। तो वहाँ पे क्या है कि ताकि वहाँ पे भी क्या हो कि वहाँ पे भी जो रोड्स हैं वो यहाँ पे बने, पूरा कनेक्टिविटी प्रॉपर इंडिया से बने, ताकि यहाँ पे एक कल्चरल एसिमिलेशन हो, मतलब कल्चरल लेन देन हो, यहाँ पे उनको वहाँ पे डिसकनेक्टेड फील ना हो। क्योंकि पूरा जो 7 सिस्टर वाला स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, ठीक है, सिक्किम को छोड़ के 7 स्टेट जो हैं वो यहाँ पे क्या है उनमें बहुत मतलब उनको यहाँ पे इंटीग्रेट करा जाए, ठीक है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। ओके। और फिर देखो यहाँ पे बात हो रही थी अर्बन प्लानिंग में। अर्बन प्लानिंग में हमने देखा था कि जो
टियर 2 सिटीज़ हैं और टियर 3 सिटीज़ हैं, ठीक है? उसके अंदर क्या हो रहा था, मतलब आपकी टियर 2 मैंने बताया था कि टियर 2 सिटीज़ जो होती हैं नॉर्मल सिटीज़ होती हैं, ठीक है? और जैसे कि थोड़ी-सी जो एकदम ही बहुत ही ज़्यादा जैसे बैंगलोर, मुंबई टाइप ना हो, उसकी सेकेंडरी सिटीज़ जो होती हैं, ठीक है? देहरादून वगैरह। तो वो टियर 2 थी, उसके बाद फिर जो कस्बे वाले जो एरियाज़ हैं, जो सिटीज़ हैं, टियर 3 सिटीज़ बोलते हैं, उनमें यहाँ पे क्या होगा, टाउन प्लानिंग वहाँ पे करी जाएगी, ठीक है? फिर हमने देखा था बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो थी, वो यहाँ पे करी गई थी। बैटरी स्वैपिंग में क्या था, ये बहुत अच्छा आइडिया था। इसके अंदर क्या करेंगे कि यहाँ पे जो स्टेशंस होंगे, यहाँ पे प्राइवेट वालों को बोलेंगे कि आप यहाँ पे बैटरी की सर्विस प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैटरी जो होगा यहाँ पे फुल चार्ज बैटरी जो है, हम हमारा जब यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी स्कूटी की या फिर बाइक की, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेशन पे जाएंगे और हम यहाँ पे जाके रिप्लेस करा लेंगे अपनी बैटरी, ठीक है? तो फिर से जब खाली हो जाएगी तो फिर से हम यहाँ पे उनसे एक्सचेंज करके दोबारा से फिल करवा लेंगे। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम, स्वैपिंग प्रोग्राम यहाँ पे एक आइडिया लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बैटरी के लिए बहुत टाइम लगता है चार्ज करने में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी जल्दी काम होगा इस वजह से। एनीवेज़, फिर यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं, वो यहाँ पे क्या करा जाएगा, उसको यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि उसका प्रॉपरली यहाँ पे डेटा हो, उसका रजिस्ट्री जो है किस नाम पे है, वो पूरा यहाँ पे डिजिटली जो है वो यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है? ओके। फिर कॉर्पोरेट एग्ज़िट की बात की थी। इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है, वाइंड अप करना चाहता है अपना बिज़नेस, ऐसा नहीं है कि भई एफडीआई आ रहा है। एफडीआई जो है वो कम वॉलेटाइल होता है। सबको एफडीआई और एफपीआई में यहाँ पे अंतर पता है? यस मिस। ओके, बाकी सबको? यस मैम। ओके। ठीक है, तो एफडीआई जो है, मतलब ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई आए, एफडीआई को ये ना लगे कि भाई हम इंडिया में जाके फंस गए हैं और हम यहाँ पे क्या है कि अपना जो, अगर हमें नुकसान होता है तो अपना बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली आप अगर एक फैक्ट्री खोलते हो तो उसको बंद करने में समय लग जाता है। तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए पूरा एक यहाँ पे सेंटर बनाया गया है, जो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि यहाँ पे इन कंपनीज को कोई दिक्कत ना हो। उसको हम क्या कह रहे हैं, सी पेस कह रहे हैं, ठीक है? ओके, फिर यहाँ पे एवीजीसी की बात करी गई थी, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा जो है आपका ये जो गेमिंग वगैरह सेक्टर हैं, ठीक है, एनिमेशन वाले सेक्टर हैं, ग्राफिक्स वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की यहाँ पे बात हो, ठीक है? तो यहाँ पे टास्क फोर्स जो है यहाँ पे बनाई जाएगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे इससे रिलेटेड था। ओके, टेलीकॉम सिस्टम में ये लोग क्या कर रहे थे कि 5G जो है उसको यहाँ पे उसका इकोसिस्टम जो है प्रमोट कर रहे थे। एक्सपोर्ट लिंक वाले में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है, वो यहाँ पे जो है उसमें नया कानून से लेके आएंगे। देखो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, सबको समझ आ रहा है ना, रिलेट कर पा रहे हो आप? यस मैम। ओके। स्पेशल यहाँ पे क्या बात हुई थी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर एक्ट बनाया जाता है। जहाँ भी आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाओगे उस एरिया में कानून अलग चलते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको यहाँ पे ईजीनेस होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे आपका जो आपका कोई भी ऑफिस होगा, वहाँ पे कोई कंपनी होगी, फैक्ट्री होगी, वहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा ईज लाने के लिए, आसानी लाने के लिए, बिजनेस करने के लिए वहाँ पे अलग से यहाँ पे कानून बना देते हैं। जैसे कि क्या होता है स्टेट में, हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम कई बारी ऐसा करते हैं ना, जैसे असम है, असम में हम कई बारी ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे गवर्नर बोल सकता है कि हाँ, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट्री लॉ जो बनाया गया है वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे असम पे भी लागू हो, तो गवर्नर वहाँ पे एक वेवर दे सकता है, मतलब एक तरीके का छूट दे सकता है, ठीक है, उस एरिया में। इसी प्रकार से यहाँ पे बिजनेस के स्पेसिफिकली अगर आपको यहाँ पे कोई एरिया यहाँ पे बनाना हो कि वहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा परमिशन ना हो, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म की मतलब वहाँ पे ना हो, ठीक है? तो एक सीमलेस उसके लिए यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं। तो ये जब चाइना यहाँ पे ग्रो करा था तो उसने बहुत सारे क्रिएट किए थे, ठीक है? 500 से ऊपर उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हुआ करते थे, इसीलिए वहाँ पे जो है बिजनेस करना बहुत आसान था। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कुछ सालों पहले, लेकिन हम अब यहाँ पे ईज़ करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम नया कानून लेके आएंगे, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। फिर हम डिफेंस की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे डिफेंस में
काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने बजट बढ़ा दिया है, ठीक है? ये चलो अब यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। एक मिनट। ओके। ठीक है, तो देखो आत्मनिर्भरता की तरफ हम यहाँ पे डिफेंस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस में यहाँ पे बजट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया गया है, ठीक है? इट इज़ अप फ्रॉम 58% इन 2021 21-22 defense R&D to be opened up for the industries startup academia with 25% of the defense R&D budget earmarked। ठीक है, तो यहाँ पे R&D में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा खर्च करने वाली है, DRDO को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे इंडिजीनियस यहाँ पे डिफेंस को डेवलप करने के लिए यहाँ पे पैसा जो है यहाँ पे इसका बढ़ा दिया गया है, ठीक है? ओके, मतलब अराउंड यहाँ पे जो हम खर्च करते थे वो अराउंड यहाँ पे 2000 करोड़ से यहाँ पे अराउंड यहाँ पे 1000 करोड़ जो है वहाँ यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, ठीक है? ओके, फिर सनराइज अपॉर्चुनिटी की हमने बात की थी। सनराइज अपॉर्चुनिटी मुझे कोई बताएगा कि कल मैंने बताया था तो क्या होता है? सनराइज अपॉर्चुनिटीज सामने लिखा भी है, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस मैम। हाँ, सनराइज अपॉर्चुनिटी कोई बताएगा? सनराइज अपॉर्चुनिटी, सनराइज का मतलब क्या होता है? उदय, ठीक है? जिनका फ्यूचर यहाँ पे उदय हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? सनराइज अपॉर्चुनिटी कहते हैं। देखो ये वाले जो हैं इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि कैसे। जैसे पिछले साल की नहीं, मैं अगर 2020 की बात करती हूँ, 2020 में आप देखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है प्री से क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एरियाज जो रहते हैं वहाँ पे उन पे अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट का ही स्टेटमेंट है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रही है, जियो स्पेशल सिस्टम्स पे फोकस कर रही है, ड्रोन्स पे फोकस कर रही है, सेमीकंडक्टर्स और इसकी इकोसिस्टम पे फोकस कर रही है, स्पेस इकोनॉमी पे फोकस कर रही है, जिनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम। ये हमें एज अ बजट नहीं पढ़ने हैं, ये हमें एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं कि हमारा, आप समझ रहे हो ना कि हमारे सिलेबस से आप कैसे रिलेट करोगे, आप इस तरीके से रिलेट करोगे। सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इमीडिएट गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या फोकस है, वो जो है एरियाज जो हैं अगर उनसे रिलेटेड यहाँ पे करंट अफेयर्स बनते हैं तो उनको स्पेशल याद रखना, मेरा मतलब ये है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सरकार फोकस कर रही है, तो यहाँ पे 2 साल पहले भी क्वेश्चन आ रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है? तो उसी प्रकार किसी 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 समय क्या होगा कि यहाँ पे 5G पे ज़्यादा फोकस होगा, स्पेक्ट्रम पे फोकस होगा, तो स्पेक्ट्रम से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस हैं अगर आएंगे तो यहाँ पे जहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है वहाँ से आएंगे। जीनोमिक्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका अभी यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी और उससे आपके रिलेटेड जो होगा उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमआरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ठीक है? तो ये जो एरियाज हैं ये थोड़े से ब्रीफ एरियाज हैं जहाँ पे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके चलना कि यहाँ से मे बी क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। ओके, ठीक यस है। मैम। ओके, अब देखो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन की बात करी गई है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी ग्लासगो में सबमिट हुई थी, ठीक है? ग्लासगो मतलब कि यहाँ पे जो बोरिस जॉनसन थे उन्होंने यूके में यहाँ पे उन्होंने आयरलैंड में, ग्लासगो मतलब आयरलैंड में यहाँ पे पूरा जो सबमिट था वो यहाँ पे करा गया था, ठीक है? उसके अंदर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हमें यहाँ पे जो है ये जो आपका माइंडलेसली हम यहाँ पे कंजम्पशन करते हैं, मतलब ओवर कंजम्पशन करते हैं। हम कहते हैं ना कि यहाँ पे कंट्रीज़ का कार्बन फुटप्रिंट, अमेरिका का बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है। मतलब हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे कपड़े भी पहनते हैं तो कपड़े जो हैं आपके किस तरीके से बनते हैं उसका भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्बन एमिशन रहा होगा उसकी फैक्ट्री में।
ठीक है। तो हम यहाँ पे सीमलेसली जो बिना दिमाग लगाए हम जो कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि जैनिज्म में क्या बोलते हैं उसको, अपरिग्रह। अपरिग्रह पता है जैनिज्म में, कि लालच ना करना, जिन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उनको नहीं लेना, ठीक है। अपरिग्रह यहाँ पे जैनिज्म में उसकी बात करी जाती है। तो वही जो है यहाँ पे पीएम मोदी ने भी यहाँ पे ग्लासगो में यहाँ पे बोला था कि हमें यहाँ पे जो है थोड़ा सा ठीक से यहाँ पे मतलब अपना यूटिलाइज करना चाहिए कंजम्पशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका कार्बन फुटप्रिंट इससे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात करी थी। तो यहाँ पे जो है फिर क्या है कि यहाँ इसके लिए अब आप कैसे शिफ्ट होगे, तो एनर्जी ट्रांजिशन वाले फेज़ में क्या करेंगे ये लोग, सोलर मॉड्यूल्स। सोलर मॉड्यूल्स जो हैं यहाँ पे इंडिया में बनाने की बात करी जाएंगी। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इंपोर्ट करते हैं इनको, ठीक है। तो इनको यहाँ पे जो भी पीएलआई स्कीम के अंडर यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री जो डोमेस्टिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अपना एलोकेशन रखा है 19,500 करोड़ का, ठीक है। तो ये जो है सोलर एनर्जी की तरफ यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो सोलर एनर्जी पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। और 5 to 7% बायोमास पेलेट्स टू बी को फायर्ड इन दी थर्मल पावर प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे जो हमारे आईएनडीसी वाले टारगेट हैं जो कि हमें 2030 तक पूरे करने हैं, ठीक है। तो वो हमने ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ा भी दिए थे जब हम अभी सबमिट में गए थे। तो हम पहले हमारा टारगेट होता था कि हमें यहाँ पे 33 से 35% जो है अपना क्या करना है, एमिशन को कम करना है, ठीक है। अब शायद ये 40% कर दिया है। इंडिया इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि अब हम जो है इसको यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंडर यहाँ पे रीच कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रीच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम भले ही यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे थर्मल प्लांट्स हैं लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, बायोमास पेलेट्स को यहाँ पे डालेंगे। उसकी जैसे कि क्या करते हैं हम यहाँ पे जो आपका पेट्रोल होता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ पे कुछ इथेनॉल मिला लो। अभी कितना 5% शायद होता है, इसको इंक्रीज करके यहाँ पे 20% करेंगे। E20 इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे इससे रिलेटेड है, जिसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में। उससे क्या होगा, एमिशन कम होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में क्या करा जाएगा, बायोमास पैलेट्स जो है, ठीक है, बायोमास पैलेट्स जो है मतलब गोलियां जो है वो यहाँ पे मिलाई जाएंगी। उससे यहाँ पे थोड़ा एमिशन कम होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक तो यहाँ पे इतना MMT मिलियन मीट्रिक टन कम होगा। दूसरा क्या होगा, ये जो बायोमास पैलेट्स हैं ये यहाँ पे जो भी गोबर और यहाँ पे जो खाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं, उनसे यहाँ पे किसान बनाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी का ये हेल्प करेंगी। दूसरा क्या है कि आप जो स्टबल बर्निंग करते हो तो आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर आप इनको बायोमास पेलेट्स में जो जो यहाँ पे पराली जलाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है दिल्ली में नवंबर में पोल्यूशन की। तो उसका एक भी ये भी सोल्यूशन है कि बायोमास पेलेट्स जो हैं बनाओ और इसको थर्मल पावर प्लांट्स में डालो, ठीक है, इसे एज अ फ्यूल यूज़ करो, ठीक है। ओके। और मैम हम्म अभी आपने जो बताया ना कि जैसे पेट्रोल वगैरह में इथेनॉल मिलाया जाएगा। मैम इथेनॉल इथेनॉल हाँ। हाँ, हम्म उससे 2 दिन पहले न्यूज़ में था कि एक प्लांट है जिसका जो सीड है हम्म उसे भी हम यूज कर सकते हैं पेट्रोल के साथ। उसका नाम था जेथ्रोफा। जत्रोफा और हाँ। उसका हम्म हाँ, उसका कल्टीवेशन वो कैश क्रॉप है, उसका कल्टीवेशन के लिए हम्म भी सरकार सब्सिडी वगैरह दे रही है बिल्कुल फार्मर्स को बिल्कुल और उसके हाँ। प्रति जागरूक कर रही है। बिल्कुल। देखो ये जो बायोफ्यूल्स होते हैं इनमें भी जनरेशन्स होते हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम खाने वाली चीज़ों से बनाते थे, ठीक है। इवेंचुअली फिर हम क्या है कि यहाँ पे जो आपका वुड वगैरह है उससे बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 4th जनरेशन वाले में क्या होगा कि बिल्कुल ही बैक्टीरिया वगैरह से आप बना दो। तो ये जो फ्यूल्स हैं इसका मैं लेवल्स मतलब इसके लेवल्स जो हैं यहाँ पे पढ़ना, मतलब इनकी जनरेशन्स पढ़ना। तो यहाँ पे जनरेशन वाइज जो है इम्प्रूव होते जाते हैं। ये जत्रोफा वाला जो है ये शायद इससे बायोडीजल बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये उसका वो वाला टॉपिक है, ठीक है। तो जत्रोफा है और भी एक दो प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे अगर देखना हो तो इन्वायरमेंट पे ज़रूर उस पर ध्यान देना कि यहाँ पे ये यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन फ्यूल, सेकंड जनरेशन फ्यूल,
वो भी एक बार यहाँ पे रिवाइज़ कर लेना। मैंने खुद रिवाइज़ नहीं किया इसलिए मैं अभी बता नहीं पाऊँगी, लेकिन उसको आप लोग देख लेना। मैम इसे भी पेट्रोल में ऐसे था उसमें कि इसे भी पेट्रोल में ऐसे मिक्स किया जाएगा। हाँ, 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 बिल्कुल, कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल देखो इथेनॉल का प्लान चल रहा है, इथेनॉल का प्लान चल रहा है और यही है। अब यहाँ पे सिमिलर प्लान जो है यहाँ पे थर्मल प्लांट्स के लिए ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली इथेनॉल नहीं मिलाएंगे क्योंकि इथेनॉल से तो यहाँ पे बिल्कुल ही आग लग जाएगी। बायोमास पेलेट्स जो हैं यहाँ पे मिलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का यहाँ पे इनकम सोर्स भी काम करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 4 मेजर कोल के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। 4 गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन और कन्वर्जन ऑफ द कोल इनटू केमिकल्स। तो यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा किसको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, जो भी यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री लेना चाहते हैं। ठीक है, लोगों के यहाँ पे कोई आम का यहाँ पे वो करना चाहते हैं, बगीचे जो होते हैं ना, मतलब वो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। आप फॉरेस्ट उगा रहे हो, उससे आप क्या कर रहे हो, उससे आप फल उगा रहे हो, वो सब। एनीवेज, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है सबको पता है कि यहाँ पे सबसे कोर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो पब्लिक गुड्स हैं, मतलब यहाँ पे रोड जो है जो पब्लिक यहाँ पे यूज़ कर रही है, ठीक है, उसको यहाँ पे आप डेवलप कर रहे हो। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपने कितना इसमें डाला है, यहाँ पे पूरा आउटले जो यहाँ पे रखा गया है वो यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे 35% टू 7.5 लाख करोड़ इन दिस, फ्रॉम 5.54 लाख करोड़ इन द करंट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे 5.54 से बढ़ा के इतना करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा जो हम यहाँ पे ऑफ द जीडीपी जितना हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में खर्च कर रहे हैं, दैट इज 2.5% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, तो दिस माइट बी कि 2.5% ऑफ अभी हमारा 3 ट्रिलियन यूएसडी जो है जीडीपी, उसका 2.9% हम खर्च करेंगे किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आई गेस अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2.9% यहाँ पे खर्चा जाएगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर किसी इकोनॉमिस्ट को क्रिटिक करनी होती है, जो हम न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स देखते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे टेक्निकल ही यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। वो ऑब्वियसली बोलेंगे कि ठीक है, द गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मोर ऑन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म्स जो हैं ये बेसिक याद करना, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की पूरी यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से, मतलब थोड़ा सा नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ठीक है, ऐसे मतलब होना कि बिल्कुल समझ ही नहीं आए इसमें। एनीवेज, अब देखो यहाँ पे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी जा रही है। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, बिना उधार लिए। ठीक है, बिना उधार लिए यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से कितना यहाँ पे स्पेंड कर रही है। तो अपनी तरफ से जो यहाँ पे सरकार स्पेंड कर रही है वो यहाँ पे कितना कर रही है, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि 10.68 लाख जो है यहाँ पे 4.1% जो है यहाँ पे स्पेंड करेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, तो ये हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो ये जो है इनसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्टिव वाला और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये जो पहला मैं अभी 2.9 वाला अभी बात जो करी थी, वो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से, एक तो आपका प्राइवेट कंजम्पशन होता है, जीडीपी जो हम निकालते हैं एक्सपेंड एक्सपेंडिचर वाले मेथड से हम जब जीडीपी निकालते थे, तो किसी को फॉर्मूला याद है, एक तो यहाँ पे क्या होता था, प्राइवेट कंजम्पशन होता था। ठीक है, फॉर्मूला याद है, कोई बताएगा? C plus G plus I X हम्म, minus M. एक्स Import माइनस एम, minus import एक्सपोर्ट minus माइनस हाँ import. इम्पोर्ट्स। ठीक है, और प्लस आपका क्या होता था, ये आपका क्या होता था, एक कंपोनेंट होता था यहाँ पे जो आपकी कंपनीज आपकी इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो प्राइवेट यहाँ पे खर्चा हो रहा था, मतलब यहाँ पे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, आम जनता जो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पे जो खर्च हो रहा था
आपका क्या हो रहा था, सरकार जो यहाँ पे खर्च कर रही थी, ठीक है। और एक और यहाँ पे था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कितना खर्च कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ये यहाँ पे एक आपका गवर्नमेंट वाला CGI प्लस X-N और प्लस यहाँ पे आपके एक्सपोर्ट्स का नेट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का नेट, ठीक है। तो ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा है, यहाँ पे गवर्नमेंट वाला कंपोनेंट है, ठीक है। इसको तो यहाँ पे अगर ये गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेंड करेगी तो क्या होगा, GDP आपकी ऊपर जाएगी, ठीक है। और ये कौन सा तरीका है, एक्सपेंडिचर वाला तरीका जो हमने यहाँ पे GDP कैलकुलेशन में पढ़ा था, उसमें यहाँ पे देख के उसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओवरऑल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यहाँ पे 4.1% GDP का खर्च हो रहा है, बिना उधार लिए हमारा जो खर्च हो रहा है दैट इज 10.68 लाख। ओके, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल उसकी बात कर ली हमने। और देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की जैसे कि आपके जो कार्बन इंटेंसिटी आपकी कम होने में मदद करें, ठीक है। जैसे कि आप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मेट्रो हो गया, है ना, मेट्रो हो गया तो आपका क्या होगा, इससे एमिशंस जो होंगे वो नहीं होंगे। तो इस तरीके से ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो जिससे एमिशंस नहीं होंगे कार्बन के, ठीक है। तो उसके अंदर इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर खर्चा करने के लिए सरकार के पास बहुत पैसा तो है नहीं, तो इसमें जो पैसा ये लोग लेके आएंगे उसके लिए ये लोग इशू करेंगे, यहाँ पे आ सकता है ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे इशू करे जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड्स जो है इससे क्या होगा कि मैं और आप यहाँ पे क्या करेंगे, सरकार के ग्रीन बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और हम इनको यहाँ पे मान लो कि मुझे यहाँ पे इनको 1000 रुपये देने हैं, 1000 रुपये मैंने इस ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया और फिर इस बंदे ने भी यहाँ पे 1000 रुपये ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लिया। फिर ये 1000 रुपये जो यहाँ पे जाएंगे सरकार उससे क्या करेगी, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगी, ठीक है। और बदले में इसको और मुझको यहाँ पे क्या देती रहेगी, एक इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पे पे करती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स की भी बात करी गई है ऐसे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को, लो कार्बन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर देखो वर्ल्ड यहाँ पे गिफ्ट सिटी की बात हो रही है, ठीक है। गिफ्ट सिटी आपकी क्या है, ये आपकी जो है गुजरात वाली जो है, ठीक है, गुजरात सिटी उसमें है। इसके ये एरिया है जहाँ पे आपका इंटरनेशनली जो है सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे आपकी सेटअप करी जाएगी। उनके लिए यहाँ पे पूरी सुविधा होगी कि यहाँ पे इनको अलाउ करा जाएगा, जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी, ठीक है। और ये इनको यहाँ पे सेटअप करा जाएगा गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे बात की थी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर एक था ICSID, याद है? यस मैम। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंडिया एक इंस्टीट्यूशन का मेंबर नहीं था, दैट वाज ICSID। फिर हमने बात की थी कि डिस्प्यूट से रिलेटेड वो था जहां इंडिया जो था इस डिस्प्यूट वाली बॉडी का मेंबर नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अपनी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ में क्या बोलता है कि अगर आपको दो कंपनीज के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में साफ तौर से कहता है कि आपको क्या होगा, अपने लोकल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा इंडिया के, और उसके बाद फिर आप इंटरनेशनली जो है यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे BITs जो होते थे हमारे, इसको वो बोलते थे, ठीक है। तो इंडिया का यहाँ पे काफ़ी क्रिटिसिज्म करा जाता था कि भाई हमारा जो है आर्बिट्रेशन जो है, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे जो है कंपनीज अगर किसी लीगल बैटल में फंस जाती हैं सरकार के साथ तो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है उसका रेजोल्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो 10 साल मामला फंस जाता है और तब तक जो है उस कंपनी का पैसा भी फंस जाता है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की यहाँ पे बहुत जो है बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिमांड करते थे और इंडिया को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज करा जाता है कि यहाँ पे इंडिया जो है मेंबर नहीं बनता है, ठीक है। तो अब देखो एक आर्बिट्रेशन सेंटर इंडिया अपना खोल रहा है, कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में जो है यहाँ पे खोला जा रहा है, जिसमें यहाँ पे क्या होगा इंटरनेशनली, जैसे कि क्या होता है बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सिंगापुर में है। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि अमेजोन हो गया और यहाँ पे फ्यूचर रिटेल कंपनी होगी, ठीक है।
तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, फ्यूचर रिटेल आपका वही है बिग बाज़ार वाला, है ना? तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुन ली यहाँ पे, लेकिन अब इनका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे इनको संतुष्टि नहीं हुई, तो क्या होगा, अमेज़न को जो गया वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाएगा। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कहीं पे भी हो सकता है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे देती हैं। मतलब आप हमारे पास आओ, हम आपका जो केस है उसको सुलझाएँगे, और यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, ये आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन, आई गेस आप लोगों को याद होगा। आर्बिट्रेशन जो होता है वो उसका जो भी यहाँ पे वर्डिक्ट आएगा वो बाइंडिंग होता है, ठीक है? मतलब मैं ए और बी अगर खुद से यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहले ये साइन ही कर देंगे कि भाई आप यहाँ पे जो भी वर्डिक्ट दोगे हम उसको मानेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स रहते हैं वो यहाँ पे इंटरनेशनली प्रेजेंट होते हैं, ये इंटरनेशनल इश्यूज को देख सकते हैं। तो उसी तरीके का यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है गिफ्ट सिटी में। ओके ओके मैम गिफ्ट सिटी में सिर्फ गुजरात को ही क्यों चूज किया गया है, चाहे वो इंटरनेशनल गुजरात सेटअप के लिए हो या ट्रिब्यूनल ओपन करने का? गुजरात में काफ़ी पहले से ही इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत प्रोपोगेट करा जाता है। एक तो देखो यहाँ पे क्या है कि गुजरात से काफ़ी ट्रेड होता है, एंशियंट टाइम से लोथल पोर्ट से आपका ट्रेड होता है। तो गुजरात इज़ अ वेरी बहुत अच्छी पोजीशन है जोग्राफिक, जहाँ से क्या है कि आपका ऑब्वियसली आपका पर्शियन गल्फ पास पड़ता है ना? तो जोग्राफिक के लिए एक तो यहाँ पे इसको बेनिफिशियल देखा जाता है कि भाई इसकी लोकेशन अच्छी है, यहाँ पे पोर्ट्स काफ़ी हैं। हमने देखा था कि ये आपके सबमर्जेंस वाले जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है? इस वाले ऊपर वाले सेक्शन में। तो पोर्ट्स यहाँ पे गहरे हैं, ठीक है? तो जो है यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला यहाँ पे कुछ हो तो गुजरात में सेटअप करा जाए, मुंबई में सेटअप करा जाए, ऑब्वियसली कोस्टल वाले एरिया में करा जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में 4 स्टेट्स इनको पड़ जाएंगे बीच में, उसमें ये लोग बार बार बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे टोल देंगे, टैक्सेस देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए सीधे यहाँ पे अपना इस्टेब्लिश करो, यहाँ से सीधे एक्सपोर्ट करो, ठीक है? तो गिफ्ट सिटी जो है वो उसी तरीके से, ऑब्वियसली गुजरात में ज़्यादा अच्छा यहाँ पे प्रोस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे रहेगा। ऊपर से गवर्नेंस भी जो है वो बिजनेस फ्रेंडली है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं गुजरात में और महाराष्ट्र में भी, जो यहाँ पे बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उनको किसी ना किसी तरीके का इंसेंटिव देती रहेगी, ठीक है? तो बहुत बिजनेस फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे इन स्टेट्स में होती हैं। तो गिफ्ट सिटी जो है वहाँ वहाँ पे जो है इस्टेब्लिश करी गई है, ठीक है? अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पे डेटा सेंटर एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसको हम क्या दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे रहे हैं, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस की मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो हमारा रोड्स वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है? तो अब देखो नई चीज़ यहाँ पे है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है? तो डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होंगे, ये आपके जो होंगे, ये आपकी क्लीन एनर्जी वाले स्टोरेज। देखो डेटा सेंटर्स तो आपके एक तो ये हैं, किस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई यहाँ पे कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपका अमेज़ॉन है, ठीक है? तो अमेज़ॉन क्या करता है, इसका जो डेटा स्टोरेज होता है, हम यहाँ पे जो भी सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? तो इसके पास अपना, आपको पता होगा कि बहुत सारे एड्स आते हैं आपको, है ना? या गूगल आपको एड्स दिखाने लगेगा, जो भी हम सामान देखते हैं ऑनलाइन तो उसके बहुत सारे एड्स आने लगते हैं, ठीक है? तो वो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके आते हैं, हमारा डेटा वो लेते होंगे, है ना? तो हमारा डेटा जो लेते हैं, इनके डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर्स इनके कहाँ होते हैं, इंडिया में नहीं होते हैं, इनके बाहर होते हैं, जहाँ पे भी कंट्री बेस्ड आउट है। अगर यूएस की कंपनी है तो यूएस में इसका डेटा सेंटर होगा। तो उसी प्रकार से इंडिया जो है वो भी यहाँ पे क्या करेगा, डेटा सेंटर्स बनाएगा, ताकि देखो डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। आगे वाले फ्यूचर में जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो डेटा भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री का, ठीक है? तो डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे और प्लस आपका क्या है, एनर्जी के स्टोरेज सिस्टम बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी आपको क्या है, आप यहाँ पे क्लीन एनर्जी पे जा रहे हो, तो इसीलिए वो जो है आपका बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसको अलाउ करा जा रहा है, ताकि यहाँ पे आपका स्टार्टअप ग्रोथ और इकोसिस्टम जो है पूरा यहाँ पे बन पाए। ओके, फिर ब्लेंडेड फंड्स टू बी प्रमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर्स, ठीक है? सनराइज सेक्टर्स हमने अभी देखे थे, सनराइज सेक्टर जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, ठीक है? वो आपका क्या था, सनराइज सेक्टर था। उसके अंदर यहाँ पे क्रेडिट जो है प्रोवाइड करा जाएगा। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स,
टू बी इशूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वही बात कर रहे हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। सोवरेन जब लगा दिया आगे किसी भी बॉन्ड के आगे, किसी भी चीज़ के आगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, सोवरेन इज इक्वल टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड जो है रिलीज करेगी। सोवरेन का मतलब ही याद रखना, अगर यूएस कोई बॉन्ड निकाल रहा है, ठीक है, उसके आगे उसमें सोवरेन लगा दिया, तो सोवरेन का कंसेप्ट ही यहाँ पे सरकार से रिलेटेड होता है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ब्लेंडेड ब्लेंडेड फाइनेंस वैसे आपका होता है कि आप क्या करते हो कि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट, इसमें ब्लेंडेड फंड्स में आपका क्या होगा, कुछ गवर्नमेंट की भी बैकिंग होगी, जैसे पीपीपी प्रोजेक्ट रहता है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत बैकिंग आपका दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का जो यहाँ पे बैकिंग रहेगी वो ऑल मतलब लगभग यहाँ पे 20% की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 100 करोड़ यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, इस सनराइज सेक्टर में कोई भी प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे 20% जो है इसके अंदर लगा देगी, तो इसको बोलते हैं हम ब्लेंडेड फंड्स। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का सबको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स वैक्स इन्होंने लगा दिया इस बजट में, और जो इंडिया है, जो बेसिकली आरबीआई है, आरबीआई जो है हमेशा खिलाफ रहती है किसके, क्रिप्टो करेंसी के। ठीक है, तो अब देखो क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली आइडिया क्या है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे आरबीआई क्यों नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में आए, क्यों अगेंस्ट रहती है? मैम वो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है ना, उस पे हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट उसका वो कंट्रोल ही नहीं रहेगा आरबीआई का। हम्म प्लस प्लस उसको कौन खरीद रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका ट्रांजैक्शन का कोई डेटा मतलब है नहीं गवर्नमेंट के पास, हम्म हम्म और मे बी टेरर फाइनेंसिंग हो जाए। हम्म टेरर फाइनेंसिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो क्रिप्टो करेंसी अगर मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट क्यों यहाँ पे अगेंस्ट रहती है, देखो क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसके अंदर यहाँ पे कोई कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब यूएसए से आप ट्रांसफर कर सकते हो ब्राज़ील में, आप चाहे इंडिया कर लो, चाहे आप चाइना कर लो। खैर चाइना ने तो इलीगल कर रखा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपका सीमलेसली ट्रांसफर होगा लोगो टू लोगो, यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी जो इसको कंट्रोल कर रही होगी। चाहे आपको यूएस से ट्रांसफर करना हो, चाहे ब्राज़ील से करना हो, चाहे इंडिया से करना हो, एक बस सिंपल नेटवर्क बना दिया। ठीक है, जैसे कि सिंपल नेटवर्क बना दिया जिसमें यहाँ पे लोग आपस में नोड्स के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, ब्लॉक्स इनको बोलते हैं। ये ब्लॉक, इनकी ब्लॉक्स की चेन्स होती हैं, इनकी ब्लॉक्स की चेन्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन ब्लॉक चेन्स में क्या होता है, आपका ट्रांजेक्शन का डेटा होता है। तो अब ये जो होगा बेसिकली क्या होता है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमें पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैरी आउट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करती है, जो आपका फेडरल रिजर्व है, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो भी क्या करता है, आपका जो डॉलर है, ठीक है, जो आपका पूरा दुनिया में डॉलर सर्कुलेट हो रहा है, उसको यहाँ उसका यहाँ पे पूरा अंदाज़ा रखता है कि यहाँ पे जो रेट है वो कम करना है, बढ़ाना है। इसका यहाँ पे पूरा आपको पता है ना कि पूरा उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे पूरी इकोनॉमी में ट्रांसफ़र करा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एकदम बिना दिमाग लगाए एकदम इसको पूरा यहाँ पे फ्री फ्लोट करवा दिया है ना, कितना भी तो हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पे रोल निभाती है मनी फ्लो में। लेकिन ये करेंसी ऐसी है कि जहाँ पे सेंट्रल कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर से या फिर आपकी सेंट्रल बैंक, उनका रोल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम अगर यहाँ पे आएगा तो कंट्री में यहाँ पे आरबीआई ऑब्वियसली अपोज करेगी, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की अथॉरिटी कम होती है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज रहती हैं ये यहाँ पे डिमांड बेस्ड रहती हैं। डिमांड बेस्ड की मतलब अभी आप देख लो कि यहाँ पे बिटकॉइन अगर आप एक खरीदने जाओगे तो उसका यहाँ पे दाम ऑलमोस्ट है 1 लाख ठीक है, $1 लाख का एक बिटकॉइन आप खरीद पाओगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 75 लाख रुपए दोगे तब आपके पास एक बिटकॉइन आ पाएगा। तो अब ये क्या है, पहले तो क्या था यहाँ पे बहुत कम से शुरुआत हुई थी, फिर अब धीरे 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 1 लाख
तक पहुंच गया है, उसके बाद आप मानो कि यहाँ पे 2 लाख तक पहुंच जाए, तो अगर अब इस करेंसी में ट्रांजैक्शन होने लगे, है ना, तो ये देखो कितनी वॉलेटाइल है। हो सकता है कि यहाँ पे इसकी डिमांड गिर जाए तो ये फिर से कोलैप्स होके 2 लाख से 1 लाख पे आ जाए। तो करेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसी वॉलेटाइल हो, उसकी कोई वैल्यू हो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। करेंसी वो होनी चाहिए कि भाई 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 रुपए आप मान लो कि 1 रुपए की वैल्यू 2 रुपए हो गई, मतलब आप समझ रहे हो, उसकी फेस वैल्यू जो है यहाँ पे उतनी ही रहनी चाहिए। तो ये एक यहाँ पे रहता है कि अगर आपको ठीक है बहुत डिजिटल हो रहा है, तो आरबीआई जो है वो अपने लिए कह रही है कि ठीक है हम आपके लिए एक डिजिटल रुपी ले आते हैं, उसके अंदर आप जो है पूरा अपने ये पूरा कर लो डिजिटल वाले करेंसीज का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का, तो बिल्कुल यहाँ पे इसके प्रोज एंड कॉन्स जो है याद रखना। गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट एटीट्यूड लेती है टुवर्ड्स दी क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। यस मैम, और वैसे भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मेरे पास एक बिटकॉइन, अगर मैं कुछ सामान लेने भी जाऊँ तो मैं सोचूंगा कि अभी अगर एक बिटकॉइन अगर 1 रुपए का है तो मैं सोचूंगा कि थोड़े टाइम और रुक जाता है, भाव बढ़ जाएगा तो मेरे को ज्यादा सामान मिलेगा। हाँ बिल्कुल। ऐसे स्पेकुलेट करेंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं, वो अपने पास ही रखे रहेंगे। हाँ, और दूसरा ये पॉसिबल। होगा कि भाई जब सब बिटकॉइन खरीद के बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, कोई यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा, कोई यहाँ पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा। अब जब लोग यहाँ पे इनके शेयर्स नहीं खरीदेंगे, इनके बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, सब जाके बिटकॉइंस खरीद लेंगे, तो क्या होगा, इन लोगों को यहाँ पे फंड मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। हर कोई बैंक से तो जाके फंड नहीं ले सकता है ना, बैंक के पास भी इतना तो पैसा है नहीं। तो आधा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके इससे पैसा आता है, हम कहते हैं ना मार्केट से पैसा उठाए, तो आधा पैसा तो मार्केट से उठाया जाता है उधार, और आधा यहाँ पे बैंक से लिया जाता है उधार। अब लोग जाके मुनाफे के चक्कर में बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर देंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स लगा दिया कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। और फिर अब क्या होगा, फिर अब जब यहाँ पे लोग डिस्करेज होंगे तो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट सेंसेक्स ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनीज को मुनाफा होता है। तो ये जो है पूरा लॉजिक है। हर इकोनॉमी में हर चीज़ जुड़ी हुई होती है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, एक चीज़ का हमेशा दूसरा एक चेन इफेक्ट होता है। तो एक बेसिक याद रखना और उसके अराउंड यहाँ पे सोचना कि उसके क्या असर हो सकते हैं पूरे इकोनॉमी में, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग खोल के चलना, पढ़ना, और न्यूज़पेपर्स तो है वो तो बिल्कुल भी यहाँ पे पढ़ते रहना, ठीक है। ओके, एनीवेज, अब देखो यहाँ पे डिजिटल करेंसी आ गई और ये 2022-23 में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है किसको, स्टेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ताकि क्या हो, ये जो स्टेट्स हैं ये स्टेट्स जाके अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे करा जा रहा है कि आउटले फॉर द स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल असिस्टेंस 10,000 करोड़ इन लोग को दिए जा रहे हैं, ठीक है। और मतलब 10,000 करोड़ पिछले बजट में माने गए थे, उससे 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ ज़्यादा ही दिए, मतलब 15,000 करोड़ यहाँ पे जो है सामने आया कि इन्होंने इस साल में खर्च करे। अब यहाँ पे पता है कि जो पूरा स्टेट्स का रेवेन्यू वगैरह फॉल हो चुका है, ठीक है, और जीएसटी से भी जो है मतलब इन लोग को यहाँ पे पैसा देना ही था। तो उसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे स्टेट्स को असिस्ट करने के लिए दिया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका याद रखना कि ये ऐसा शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, जैसे वर्ल्ड बैंक लोन देती है ना, जो सॉफ्ट लोन देती है, उसी तरीके से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कितने साल के लिए दे दिया है, 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। 1 लाख करोड़ यहाँ पे पूरा पूरा स्टेट्स को दे दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब 50 साल तक की लिमिट बताइए कि यहाँ पे ये जो स्टेट्स को ये लोन दे रहे हैं 50 साल तक आराम से चुकाओ, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली ये 50 साल बाद तो इसका इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ही कम हो जाएगी, 50 लाख की कीमत ही कम हो जाएगी, ये 1 लाख की कीमत ही कम हो जाएगी 50 साल बाद, ठीक है। तो 50 साल तक ये आराम से चुकाएंगे, तो ऑलमोस्ट अब ये जो पैसा है ये स्टेट्स का ही हो गया है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेट्स जो है यहाँ पे थोड़े से मोटिवेट होंगे पैसा खर्चने के लिए, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कैपिटल में, ठीक है। और इसमें फिस्कल डेफिसिट की बात करी गई है कि यहाँ पे स्टेट्स को जो है अलाउ किया जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है 4% करा जाए, और विच 0.5% बी टाइड टू द पावर सेक्टर रिफॉर्म। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि आप पावर सेक्टर रिफॉर्म में
पावर सेक्टर रिफॉर्म की वजह से अगर आपका 0.5% आपका क्या बढ़ता है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है स्टेट का, तो आपको यहाँ पे अलाउ किया गया है। ठीक है, तो पावर सेक्टर में यहाँ पे खर्च करने की बात हो रही है कि यहाँ पे आप रिफॉर्म्स करो। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अभी देखो गति शक्ति की जब बात की थी हमने, गति शक्ति तो ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बिना स्टेट की सहमति से बना लेगा। ऑब्वियसली रोड बनानी है तो यहाँ पे इंटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए स्टेट्स के बीच में, हरियाणा से पंजाब के बीच में, पंजाब से उत्तर प्रदेश के बीच में, तो यहाँ पे स्टेट्स का रोल आता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स को अलग से पैसा देना पड़ेगा, मतलब ताकि वो लोग क्या करें, यहाँ पे पीएम गति शक्ति और पीएम ग्राम सड़क योजना जो है उसको यहाँ पे आपको सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे इसका इस वजह से यहाँ पे इनको दिया जा रहा है। प्लस हमने बात की थी टाउन प्लानिंग वाली स्कीम की, तो टाउन प्लानिंग स्कीम में यहाँ पे ये जाएगा पैसा। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे ये पैसा क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा जाएगा स्टेट्स में। ठीक है, और ये जो पूरा यहाँ पे ये वाला जो ये पूरा जो है 4% वाला जीएसडीपी जो अलाउ किया गया है, ये समझ आ रहा है ना, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट का जो जीडीपी होता है, ठीक है, जीएसडीपी बोलते हैं उसको। तो ये जो पूरा परमिशन दी गई है फिस्कल डेफिसिट की, ये यहाँ पे किसने बोला था, यहाँ पे बोला था, रिकमेंडेशन है ये 15th फाइनेंस कमीशन के। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे बोला था कि इनको यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनका थोड़ा सा उनको ज़्यादा अलाउ करो, फिस्कल डेफिसिट अगर उनका बढ़ रहा है तो उनको थोड़ा सा बढ़ने दो। ठीक है, तो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे 3% की लिमिट होती है, यहाँ पे इन्होंने लिमिट जो है थोड़ा सा इनको बढ़ा दिया होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ आया इतना? यस मैम। यहाँ तक कुछ पूछना है? यस मैम। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो ये यहाँ पे स्लाइड्स हैं। ये बेसिकली ये जो इन्फोग्राफिक्स हैं ये मैंने डाउनलोड किए थे यहाँ पे यूनियन ये पीआईबी वाली वेबसाइट से। तो देखो यहाँ पे ये ओवरऑल ये एलोकेशंस हैं, जल जीवन मिशन और हेल्थ मिशन, ये नेशनल पॉलिसी जो मेन स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर रिलेटिव कंपैरिजन दिया गया है कि कितना बढ़ाया है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन में इतना बजट बढ़ा दिया गया है, फिर नेशनल एजुकेशन मिशन में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर ग्राम सड़क योजना में ऑब्वियसली पीएम गति के अंडर यहाँ पे इसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। पीएम किसान में भी ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ही बढ़ाया है लेकिन थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, 500 करोड़ ही बढ़ाया है लेकिन बढ़ा दिया है। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना, इसमें भी बढ़ाया गया है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा है हर स्कीम में यहाँ पे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखो एक यहाँ पे पर्वतमाला की भी बात हो रही है, जो हमने यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की जो बात की थी, किसमें, गति शक्ति वाले पिलर में, तो उसमें जो है हमने रोप वे की बात की थी। तो रोप वे अब कहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे स्पेसिफिकली इसकी पर्वतमाला बनाई जाएगी। ठीक है, पर्वतमाला जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहाँ पे रोप वे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसमें 60 किलोमीटर तक की रोप वे जो है यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रॉली होगी लगी होगी, और ये यहाँ पे इस बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे इको फ्रेंडली है, ये रोड्स बनानी नहीं पड़ेंगी इमीडिएटली, यहाँ पे अच्छा इफेक्टिव सोल्यूशन है ये कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये इससे टूरिज़्म वगैरह बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो ये वाला हेल्थ वाला हम सेक्टर पढ़ चुके हैं। हेल्थ में अगर हम बात करें तो देखो मिशन वाइज हम देखें तो यहाँ पे जो आपका आंगनवाड़ी और पोषण जो है, पोषण 2.0, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन है हेल्थ में। फिर हमारा पीएम पोषण में है, पुराना वाला जो चल रहा है। फिर मिशन वत्सल्य है, और आपका जो मिशन शक्ति है ये आपका 3rd हाईएस्ट है, ये सबसे कम वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना एलोकेशन है। ठीक है, तो ये इन्फोग्राफिक्स है, ये चाहे तो देख लेना, पीआईबी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, ये वही डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्लॉकचेन को यहाँ पे आरबीआई जो है यूज़ करेगी। ठीक है, तो मिस पेपर में लिखा था कि 30% टैक्स लगेगा इस पे, क्या बोलते डिजिटल करेंसी पे, और एनएफटी भी लिखा था। ये एनएफटी क्या बिल्कुल है? बिल्कुल, ओके, एनएफटी और किसी को पता है?
मैंने एनएफटी पे वीडियो भी बनाया था, किसी ने देखा नहीं। ओके, अभी बताती हूँ एनएफटी। इसमें मैं देख लेती हूँ कुछ बचा है कि नहीं बचा है। ओके, किसी किसी ने वीडियो देखा था, नहीं देखा था, किसी को नहीं पता एनएफटी? देखो, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। देखो, एनएफटीज होते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स, ठीक है। देखो, फंजिबल क्या होता है? फंजिबल दो तरीके की यहाँ पे चीज़ें होती हैं। एक तो आप जिनको छू सकते हो, टैंजिबल, और एक आप नॉन टैंजिबल, जो आपके एसेट्स रहते हैं, ठीक है। अब देखो, फंजिबल का मतलब क्या होता है कि आपका जैसे कि यहाँ पे आपकी 1 रुपये का नोट हो गया, 1 रुपये का नोट हो गया, उसकी तरह 1 रुपये का नोट तो बहुत सारे होंगे ना, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज होंगी इसकी। तो ये जो होता है, इसको इस तरीके की चीज़ों को हम बोलते हैं फंजिबल, ठीक है। नॉन फंजिबल क्या होता है आपका, सॉरी, नॉन, ये हो गई आपकी टैंजिबल चीज़ें। अब देखो, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूंगी, बिटकॉइन का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से ना, बिटकॉइन की अगर मैं बात करूंगी तो क्या होगा, बिटकॉइन भी जो होंगे, एक बिटकॉइन अगर मेरा 1 लाख रुपए का है, ठीक है, ये जीरोस लगा लेना इसमें, 1 लाख रुपए का है इसमें, तो सारे बिटकॉइन, ऐसा तो नहीं है ना कि बिटकॉइन 1 हो, बिटकॉइन 2 हो, बिटकॉइन 3 हो, सारे बिटकॉइन सेम रहते हैं। एक आइडिया समझ आ रहा है कि एक जैसी चीज़ें कई कॉपीज में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो उसको हम बोलते हैं फंजिबिलिटी, ठीक है, कि एक जैसी चीज़ें आपकी मल्टीपल कॉपीज में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। नॉन फंजिबल का क्या मतलब होता है? नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि जो आपका फंजिबल ना हो, मतलब दुनिया में एक ही उसकी तरह एक ही चीज़ हो, मतलब एकदम यूनिक हो वो दुनिया में। जैसे कि मतलब आप ऑब्वियसली आप यूनिक हो, है ना, तो आपकी जैसे और कोई दुनिया में तो है नहीं, तो आप क्या हो गए, नॉन फंजिबल हो गए, ठीक है। अब अगर मैं अगर आपके कंपोनेंट्स की बात करूं, कंपोनेंट्स की बात नहीं करूं, मतलब आप समझ रहे हो ना नॉन फंजिबल क्या हो गया। जैसे कि मेरा घर हो गया, तो मेरा घर जो है, अब वो क्या होगा, वो नॉन फंजिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका एड्रेस नंबर, उसका एड्रेस अलग है, ठीक है, उसका यहाँ पे लोकेशन अलग है, उसकी डिज़ाइन अलग है, तो मोस्ट पॉसिबली यही है कि उसकी तरह दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। और फिर जैसे कोई पेंटिंग हो गई, किसी ने पेंटिंग बनाई, तो मोनालिसा की जो ओरिजिनल पेंटिंग होगी वो दुनिया में एक ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जब लियोनार्डो दा विंची जब बना रहा होगा उसको, तो उसने यहाँ पे मल्टीपल दो एक साथ दो पेंटिंग्स बनाई होगी मोनालिसा की, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक पेंटिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करी होगी। तो जब दुनिया में एक चीज़ होती है, यूनिक चीज़ होती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन फंजिबल, ठीक है। टोकन क्या है? टोकन ऑब्वियसली पहले, अब क्या होता था कि मेरे पास पहले यूजुअल सिनेरियो में क्या होता है कि मेरे पास घर है, ठीक है, तो मेरे पास घर के पेपर्स होते हैं। कोई भी मैं यहाँ पे एसेट खरीदती हूँ, तो क्या होता है, मेरे पास उसकी रजिस्ट्री के पेपर्स होते हैं, तब वो जाके मेरी चीज़ होती है, आई हैव अ प्रूफ कि मैं इस घर को ओन करती हूँ, है ना। लेकिन अब यही चीज़ अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिजिटल कोई चीज़ बनाई, जैसे मैंने यहाँ पे, अब पहले पेंटिंग थी मोनालिसा की, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई ओनर होगा, तो ये इसको ओन करता है, इसके पास इसका कुछ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट, कुछ भी यहाँ पे इसका पेपर होगा, इसके पास फिजिकल रिसीट होगी उसकी, ठीक है, तो फिजिकल रिसीट होगी यहाँ पे इसकी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आती थी यहाँ पे डिजिटल एसेट्स के लिए, जैसे कि अब क्या है, अब आपके पास डिजिटल आर्ट आ गई है, आप क्या करोगे, पहले पहले की तरह यहाँ पे पेन और पेपर वाला पेंटिंग तो करोगे नहीं, अब यहाँ पे आप डिजिटल क्रिएशन करते हो ज़्यादातर, है ना, कि मैं भी अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डूडल्स बना रही हूँ, कुछ टैब पे बना रही हूँ, तो वो मेरा अपना क्रिएशन है। अब मैं इसको यहाँ पे बेचूँ कैसे, ठीक है, ये भी तो एक तरीके का मॉनेटरी प्रोस्पेक्ट हो सकता है। तो देखो, इसमें इसमें आते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। ये मेरा जो है, ये मेरा आर्ट वर्क जो है, जो मैंने डिजिटली बनाया है, ये मेरा नॉन फंजिबल है, इसकी तरह दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। अब ये नॉन फंजिबल टोकन जो होगा, इसमें क्या होगा, सब रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? एनएफटीज इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे ये आपका एसएनटी में आ सकता है। समझ आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? समझ रहे हैं। और किसी को समझ नहीं आ रहा सत्यम के अलावा? आ रहा है मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ओन किया,
और फिर मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे जो ये NFT वाला जो पूरा प्रोसेस है ये यहाँ पे चलता है इथेरियम पे। बहुत सारे आपकी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ठीक है। इथेरियम भी एक यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है जो कि सेकंड फेमस हुई थी आफ्टर बिटकॉइंस। तो इसका क्या है, यहाँ पे अलग ब्लॉकचेन है। अब देखो यहाँ पे डॉज कॉइन होता है, ठीक है, आपका बिटकॉइन होता है। इन ऐसा नहीं है कि इनका एक ही नेटवर्क होता है, इनका एक ही ब्लॉकचेन होता है, सब अलग अलग ब्लॉकचेन होती है। मतलब अगर मैंने भी यहाँ पे कोर्स किया, आपने भी यहाँ पे कोर्स किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, तो आप भी अपनी करेंसी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही इथेरियम करके यहाँ पे एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर जो है ये टोकन्स इशू करे जाएंगे। अब टोकन्स क्या है, मतलब अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं इथेरियम वालों पे गई जो ये इनका वॉलेट जो इनका होल्ड करते हैं, मैंने बोला कि मेरे पास एक डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट आप समझ रहे हो ना, मेरे पास डिजिटल प्रॉपर्टी है, मेरे पास डिजिटल पेंटिंग है। मैं इनके पास जाऊंगी, मैं बोलूँगी इनको कि भाई इसकी ना नीलामी करवा दो। तो ये क्या बोलेंगे, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिजिटली एक स्टोर करके रख देते हैं ब्लॉकचेन में, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, इसके यहाँ पे जो पूरे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इसको यहाँ पे ब्लॉकचेन में जाके स्टोर कर देंगे, ठीक है। ब्लॉकचेन में इन्होंने स्टोर कर दी और इसका एक टोकन इशू करेंगे, एक सॉफ्ट टोकन डिजिटल रिसीट जैसा इशू करेंगे, उसको हम बोलते हैं टोकन। तो इसको यहाँ पे दे देंगे और इसको बोलेंगे अच्छा तुम हो अब इसके ओनर। तो मतलब अब ये जो पेंटिंग बिकेगी उसका जो है ये आप ओनर होगे। तो मतलब पहले जो है, पहले कागज़ पे आपके प्रॉपर्टी के आपके पेपर्स होते थे, अब आपका क्या है, टोकन होने लगा है डिजिटल एसेट के। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, शेयर्स को क्या करते हैं यहाँ पे लिस्ट करते हैं शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे। वहाँ पे क्या होता है, मैं और आप जाके क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर्स खरीदते हैं। उसी तरीके से इथेरियम भी यहाँ पे मार्केट में इसको लिस्ट करेगा अपनी ब्लॉकचेन में। लोग जो होंगे यहाँ पे NFT खरीदना चाहते हैं, इस एसेट को यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे, इथेरियम का पहले यहाँ पे इथेरियम से क्या करेंगे, पहले इसका क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे, फिर इसको यहाँ पे इसमें पेमेंट करेंगे और फिर यहाँ पे ये जो पूरा टोकन है NFT जो डिजिटल पेंटिंग है, ये यहाँ पे इसका जो सर्टिफिकेट था इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसका यहाँ पे जो डिटेल इसने ब्लॉकचेन में स्टोर की थी वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके पास इसकी ओनरशिप जो है इस बंदे के पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने भी यहाँ पे 7 करोड़ रुपए कमा लिए, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने उनका जो शोले का पोस्टर था, ठीक है, शोले का पोस्टर जो था अपना साइन करा हुआ सबसे पहला, उन्होंने बोला NFT वालों को कि मुझे इसे बेचना है। तो उन्होंने क्या किया, उसका डिजिटल कॉपी बनाई और बोला कि ओरिजिनल है, विच वॉज ओरिजिनल, ठीक है, उसकी डिजिटल कॉपी जो है, और उसको फिर वहाँ पे नीलाम किया। तो नीलाम किया तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे किया होगा, और फिर लोगों ने जाके खरीदा उसे 7 करोड़ रुपए का सिर्फ पोस्टर। और आप देखोगे कि बहुत सिली सिली चीज़ें हैं, मतलब एक छोटा सा स्माइली भी जो है यहाँ पे लाखों करोड़ों का बिक रहा है। तो क्योंकि वो जो स्माइली है, अब आप मान लो कि यहाँ पे कोई स्माइली है जो एकदम से जैसे कि एक कोई यहाँ पे सिगरेट पीता हुआ स्माइली है, ठीक है। तो अब क्या है, लोगों को बड़ा कूल लगता है कि हाँ ये जो है मेरा फेस बन सकता है। तो बिट मैप बोलते हैं उसको, बिट इमेज बोलते हैं, तो पिक्सल इमेज बोलते हैं, बिट इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इसको ओन करने के लिए, क्योंकि दुनिया में एक ही है इस टाइप का ये सिगरेट पीता हुआ जो बंदा है, तो ये इसको इसके लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि ये है तो डिजिटल आर्ट ही, लेकिन ये हो जाएगा। अब यहाँ जब मेटावर्स भी आपका आएगा, तो मेटावर्स में क्या हो रहा है, बहुत सारे फिजिक जो वर्चुअल प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारी वर्चुअल कपड़े और ये सब अब यहाँ पे मार्केट बन जाएगी, तो NFT के थ्रू यहाँ पे ट्रेड होगी, ठीक है। मिस, हम्म ये लोग इतना मगज मारे क्यों कर रहे हैं? डायरेक्टली जाके ये लोग कॉपीराइट या फिर पेटेंट क्यों नहीं करा लेते वो चीज को, जो इतना नहीं करा सकते ना। देखो यहाँ पे कोई वीडियो है, तो अभी तुम डिजिटल कंटेंट देखते हो कितना ज़्यादा है, कि अगर जैसे कि यहाँ पे बहुत मुश्किल है, मतलब एक ही चीज़ें कितनी वायरल हो जाती हैं। मतलब मैंने यहाँ पे कोई फ़ोटो डाला, वो फ़ोटो यहाँ पे क्या है, वायरल हो जाएगा। एक वीडियो की कितनी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं, है ना, कंटेंट कितना डुप्लीकेशन होता है कंटेंट का, तो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अब यहाँ पे NFT से क्या कर रहे हैं, उसको लीगलाइज कर रहे हैं कि भाई ये है ऑथेंटिक कॉपी, जो ओनर रहेगा और ये खरीदो आप, ठीक है। तो उसका जो ओवर सर्कुलेशन है मार्केट में, वो यहाँ पे वो हो जाएगा कि भाई लोगों को पता चल जाएगा कि ये असली नहीं है, ये नकली है हमारे पास, और जो असली है वो ओनर के पास है। तो इस तरीके से, और ऑब्वियसली ये लोगों को कमाई का ज़रिया है, तो लोगों को यहाँ पे ये
बहुत अच्छा लोग अपने क्या करते हैं, ट्वीट जो यहाँ पे ट्वीट है उसको यहाँ पे पहला ट्वीट किसी ने किया, बहुत फेमस आदमी ने, एलॉन मस्क ने सबसे पहला ट्वीट किया, तो उसको यहाँ पे बेच सकते हैं लोगों को कि भाई ये देखो कितना स्पेशल है, ये मैंने पहला ट्वीट किया था। तो मतलब ऐसे लोग ऐसी जो डिजिटल चीज़ें हैं ना उसको यहाँ पे बेच रहे, कुछ भी बेच सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो लिमिट। अगर आपकी डिमांड है तो मतलब ऑब्वियसली अब कोई गरीब आदमी का ट्वीट क्यों देखेगा ना, तो कुछ भी आप कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है सोच में। मेटावर्स के बाद ये बहुत स्कोप बढ़ जाएगा। लोगों को ना यूनिक चीज़ों से बहुत प्यार होता है और इसीलिए लोग इतना पागल रहते हैं। पर होता कुछ नहीं है वो सबसे सिर्फ शो ऑफ रखे है, हाँ मेरे पास ये है वो है। हाँ, शो ऑफ और है। शो ऑफ के लिए तो रखते हैं। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे अपरिग्रह जो है वो लोग फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पे मटीरियलिस्टिक दुनिया है, कैपिटलिज्म बहुत प्रेवलेंट है, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, कार्बन न्यूट्रलिटी की हमने यहाँ पे बात कर लेती है ना कि ये जो है इसके इन्फोग्राफिक्स हैं, तो ये आपको मैंने सब पढ़ा दिया है। ठीक है, अब डायरेक्ट टैक्सेस, ये इसमें अब देखो पार्ट बी में आपका क्या है, पार्ट बी में आपकी टैक्सेस की बात होती है। टैक्सेस की, अब टैक्सेस मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे कुछ लगाए गए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस आपके क्या है कि एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे यहाँ पे टैक्स लगाया गया है कि इनको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़ीरो टैक्स पे ये यहाँ पे हैं, यहाँ पे मिनिमम टैक्स लगाया गया है कि भाई आपको क्या है, यहाँ पे कम करा गया है। पहले यहाँ पे 18% यहाँ पे होता था मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और यहाँ पे 15% उसको कर दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे। ठीक है, ये आपका कम कर दिया है। और दूसरा यहाँ पे ये जो है सरचार्ज जो लगता था इनके ऊपर, सरचार्ज को भी यहाँ पे कम कर दिया गया है। ठीक है, तो सरचार्ज और सेस में क्या अंतर होता है? सेस जिसके लिए लेंगे उसी पे यूज कर सकते हैं, और और वो किस पे भी कर सकते हैं। ओके, सरचार्ज एडिशनल हाँ के लिए होता है ना मैम। हाँ, सरचार्ज जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है ना सरकार, मतलब यहाँ पे आपका जो भी टोबैको वगैरह पे लगता है, यहाँ पे सिन गुड्स होते हैं उसके ऊपर कोई किसी भी चीज़ पे यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। ठीक है, 28% की ब्रैकेट में रख दिया इसको, फिर आराम से इसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगाओ एक्स्ट्रा 200, इसका 200% लगा दो सरचार्ज, कितना भी लगा सकती है सरकार। सरचार्ज से जो कमाई होती है सरकार की वो कहीं पे भी यूज़ हो सकती है, लेकिन जो सेस से कमाई होती है वो अगर वो पर्टिकुलर एरिया में यूज़ करना पड़ता है, उसका कारण बताना पड़ता है। अगर आपने कोविड सेस लगाया है तो कोविड में ही आप उसको खर्च कर पाओगे। सरचार्ज वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे उसका एक्सक्लूसिव डिस्क्रिशन रहता है कि सरकार कहीं भी यूज़ कर सकती है। सेस और सरचार्ज में ये अंतर रहता है। एनीवेज, तो ये सरचार्ज जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का यहाँ पे कम कर दिया है, 12 से 7% जो है यहाँ पे इसको कर दिया है। दूसरा यहाँ पे आपका जो है मतलब यहाँ पे देखो मिडिल क्लास के लिए तो यहाँ पे इनकम टैक्स ब्रैकेट में कुछ यहाँ पे नहीं किया गया है। जब ये डायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करते हैं तो इसीलिए यहाँ पे ये फाइनेंस बिल आपका 117(1) वाला हो गया। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस की बात कर रहे हैं, मनी बिल की प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे टैक्स इसमें फाइनेंस बिल इशू करा जाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की बात करी जा रही है, ओल्ड लोगों की बात करी जा रही है, तो इनको यहाँ पे कुछ टैक्स रिलीफ दिया गया है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेंगे नहीं। और प्लस आपका देखो पेंशन पे आपका टैक्स डिडक्शन दिया गया है, जो अब यहाँ पे पेंशन जो यहाँ पे लोगों को मिलती है, जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको, तो इसको सॉरी इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसको 10% से 14% यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हुआ है। और उसके बाद फिर आपका इंसेंटिव्स जो हैं स्टार्टअप के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आए हैं, तो स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी करी गई हैं। टैक्स में भी यहाँ पे इंसेंटिव्स दे रहे हैं, और ओवरऑल यहाँ पे इकोसिस्टम भी जो है पार्ट ए में यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन अंडर दिस बाय 1 ईयर, तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट बातें हो रही हैं। ठीक है, कंसेशन वगैरह देंगे, आप बेसिकली समझ लो कुछ पैसा मिलेगा यहाँ पे, इनको कंसेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी NFTs की बात की थी, तो देखो NFTs में यहाँ पे क्या है कि अब आपकी NFT बेच के, अगर यहाँ पे अभी अमिताभ बच्चन ने क्या किया, 7 करोड़ रुपए का एक पोस्टर बेच दिया। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाके देखना उनकी, तो आपको दिखेगा कि बड़े फैंसी से उन्होंने डाल रखा है, अमिताभ बच्चन के पोस्टर्स हैं, और प्लस उसमें मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि भाई हमने इसके ऊपर साइन कर दिया तो ये 7 करोड़ का बन गया।
और प्लस उसके अंदर उन्होंने एक लूट बॉक्स भी यहाँ पे उसमें कर रखा है कि मधुशाला की हमने पहली बारी जो गाई हुई ओरिजिनल पोयम है वो बेच दी। उसके वो पूरा यहाँ पे ऐसे मतलब एक होता है ना कि एक लूट बॉक्स बना दिया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल दी कि एक पोयम का यहाँ पे रिसाइटेशन है, एक किसी और चीज़ का होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब इन्होंने अमिताभ बच्चन ने 7 करोड़ कमा लिए, इसके ऊपर अब गवर्नमेंट लगाएगी 30% टैक्स कि भाई 7 करोड़ की कमाई हो गई तुम्हारी, प्रॉफिट तुम्हें हो गया, इस पे अब आप हमें टैक्स दे दो। ठीक है, तो बहुत क्रेज़ बढ़ रहा था। खैर बीच में इसे कर्ब करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी था। एनीवेज फिर ये है आपका तो ये अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें यहाँ पे आपको वो लगेगा। ओके, फिर देखो लिटिगेशन के लिए यहाँ पे कुछ करा गया है। लिटिगेशन मतलब कि यहाँ पे जो भी केस पेंडिंग होते हैं उसका यहाँ पे इजी करा जाए। ठीक है, और फिर बस आपका यही है। ठीक है, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टैक्स प्रपोजल में हम देखते हैं कि टैक्स प्रपोजल वही सब है कि एम्प्लॉय का वो एनपीएस अकाउंट में नेशनल पेंशन वाला जो है उसके अंदर वो दिया गया है। डिसेबल लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीफ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस में आ रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोविज़न आए हुए हैं। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहे हैं, फिर कस्टम्स ड्यूटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलीफ्स दे रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप समझ जाओ कि जीएसटी से रिलेटेड होंगे। अच्छा क्या ये लोग फाइनेंस बिल लाके यहाँ पे जीएसटी में चेंज कर सकते हैं? बताओ। नहीं, जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगा। प्लस दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ फाइनेंस बिल से बात नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोविजन लाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जीएसटी में कोई चेंज आ रहा है। जीएसटी में चेंजेस लाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनेंस बिल से काम नहीं चलेगा इसमें। ओके, चलो आई गेस बजट में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब रेलवे का एक और बजट है यहाँ पे। ठीक है, तो रेलवे बजट में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो एक होता है यहाँ पे टर्म जो यूज़ करा जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो किसी कोई गेस कर सकता है क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो? पूरा मतलब चलाने के जो कॉस्ट आ रहा है, मतलब कितना खर्चा हो रहा है अपने को। हम्म। मतलब 100 रुपया लग रहा है तो उसमें से मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं तो 97 अपना ऑपरेटिंग ही जा रहा है उसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली सही, एकदम सही। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर आप 100 रुपये जो कमा रहे हो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, 97 रुपीज़ जो है उसके ऊपर खर्च कर रहे हो। मतलब मैं 97 रुपीज़ खर्च करके उसके ऊपर 100 रुपये कमा पा रही हूँ। ठीक है, तो 3% का मेरा 3 रुपये का यहाँ पे बजट मार्जिन है जो मैं यहाँ पे पैसा कमा रही हूँ। ठीक है, तो देखो ऑपरेटिंग रेशियो ये होता है कि आपको ऑपरेट करने में कितना आपको कॉस्ट लग रहा है। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो जो है रेलवे के टर्म्स में काफ़ी बारी यूज़ करा जाता है, या इन जनरल किसी कंपनी को रन करने के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग उसकी बात करी जाती है। तो देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो जो है यहाँ पे 2020 से 2022 में यहाँ पे कम हुआ है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में देखते हैं हम, एक्चुअल में कितना है, यहाँ पे 97% था जो कि यहाँ पे एस्टिमेट करा गया है यहाँ पे इस अगले साल की ये होगा। ठीक है, 96% पे ये जाएंगे, तो 1% यहाँ पे कमी लेके आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा बजट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलो इसमें हम ये हो गया है। किसी को कुछ पूछना है इसमें से? और कुछ भी यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है, सब कवर हो गया है। ठीक है, तो मिस हाँ जी सत्यम। मिस एक बात पूछने का है, मतलब ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, हाँ हाँ, पूछो बट पूछो। मैम ये जैसे हम लोग पढ़ लिए कि जीडीपी का मतलब ये है, मतलब समझ लिए हम लोग जो भी हाँ 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 टर्मिनोलॉजी। हाँ हाँ। बट मैम हम लोग पता कैसे कर पाएंगे कि मतलब ये बजट अच्छा है कि खराब है? जब मतलब मैम वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था आफ्टर बजट, हम्म उसमें मतलब वो फाइनेंस मिनिस्टर आके बोली कि हाँ ये इतना अच्छा है, ग्रोथ देगा, ये देगा। और फिर मैं से जब एक्सपर्ट्स लोग डिबेट किए रात में एनडीटीवी पे, हम्म। तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब नहीं ये अच्छा नहीं है, ये रिकवरी हो रहा है ऐसे ऐसे। मतलब तो हम लोग पता भरोसा किस पे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि अच्छा बजट है कि खराब है? मतलब क्या क्या देखना चाहिए हम लोग को? देखो ये कोई बोल डिपेंड करता है कि आप ऑब्वियसली किस रेफरेंस से देख रहे हो, किस स्टैंड पॉइंट से देख रहे हो। अगर जैसे अगर आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट के मेंबर नहीं हो,
तो अगर आम आदमी के हिसाब से देखोगे तब तो बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है इस बजट से, है ना? बहुत अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं क्योंकि अलग-अलग सेक्शंस हैं इकोनॉमी में भी। मिडिल क्लास अलग होगा, आपका हमने भी देखा था कि सब यहाँ पे अलग-अलग सेक्शंस होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, फिर उससे ऊपर वाले लोग होते हैं। तो सबको अलग-अलग तरीके से इफ़ेक्ट होता है ना? तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंट्री वाइज़ देखते हैं, हम यहाँ पे ओवरऑल नेशनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो देखो ये चीज़ें देखो अब यहाँ पे रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर जब नहीं होता है ना, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी सरकार करती है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये लोग ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि हम यहाँ पे इलेक्शन जीतने के लिए स्कूटी दे देंगे, तो दैट इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि भाई आप क्या कर रहे हो? उसके लिए एसेट तो क्रिएट कर नहीं रहे हो, लोगों को फ्री में यहाँ पे दे रहे हो। अगर यहाँ पे क्या हो रहा होता, यहाँ पे अगर यहाँ फ्री में लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे बिना कमाई के यहाँ पे लोगों को ट्रांसफ़र्स हो रहे होते, तो वो ऑब्वियसली सबसे ख़राब चीज़ वही थी, ठीक है? लेकिन अब अगर नेशनल पर्सपेक्टिव से देखें, अगर जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होता है, ठीक है? इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला है जो भी है। लेकिन देखो ऐसे टैक्स बढ़ाया भी नहीं है ना? कि भई जो आपका टैक्स रेट है वो बढ़ा दिया गया हो। लेकिन वो भी नहीं बढ़ाया, कम नहीं किया है तो बढ़ाया भी नहीं है, ठीक है? किसी का नुकसान भी नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी में अगर बात करें तो उसमें लोगों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट बहुत टाइम से वार्न कर रही थी, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्ट नहीं आ जाता है, तब तक यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अगर लोग वाइज़ली सोचें तो नुकसान कम होगा। लेकिन वैसे कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखें तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। इंटरनेशनली देखें तो इंटरनेशनली भी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है, ठीक है? तो गूगल ने आपका जो है गूगल ने बहुत बड़ा यहाँ पे 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आए हैं। वर्ल्ड बैंक ने तारीफ़ की है। पीएलआई स्कीम की बहुत तारीफ़ की है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है? तो और ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे पीएलआई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं इतना सारा, तो वो कंट्री के लिए अच्छा ही है। ये जो पीएलआई स्कीम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है इन्वेस्टमेंट की पर्पज़ से। इन्हीं से यहाँ पे जॉब क्रिएट होगी, इन्हीं से यहाँ पे पूरा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचनी है, 2026 का टारगेट इन्होंने रिवाइज़ किया है, वो भी मैं बता देती हूँ। 2025 तक था ना यहाँ पे करने का, उस 25 था, 24 था। तो वो रिवाइज़ करके अब 2026 में हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, ठीक है? तो यहाँ पे जब तक ये सब आपका नहीं होगा, बिज़नेस साइकिल जब तक स्टार्ट नहीं होगी, तब तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सरकार खूब इन्वेस्ट कर रही है इनटू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हिच इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ये। ठीक है? तो मतलब मुझे तो मेरे हिसाब से तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अगर मैं मतलब देखूँ यहाँ पे तो टैक्स कट देने से यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता, मतलब ऑब्वियसली खर्चा लोग करते, ये सब होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं होता, मतलब है ना? आप समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए, इमीडिएट नहीं देखना चाहिए। इसीलिए अमृतकाल बोला गया है कि अभी इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैम लॉन्ग टर्म के लिए तो वो सही है ना। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है ना? लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एमएसएमईज़ को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है? सबसे ज़्यादा नौकरियाँ कौन क्रिएट करता है? एमएसएमई करता है। तो यस यहाँ मैम। यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे किसी को, यहाँ पे मिडिल क्लास को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा, इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा कि उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं से क्या होगा, नौकरियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर यहाँ पे प्राइवेट साइकिल बूस्टअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कहीं ना कहीं से, है ना? और इनडायरेक्टली ज़रूर फ़ायदा होगा यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक वो लोग का परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ने लगे अपने आप ही। डिमांड अपने आप तो बढ़ने लगेगा, प्लस यहाँ पे सरकार के पास रेवेन्यू भी आएगा, है ना? क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे ये लोग जो डीमोटिवेट करने वाले थे, चलो वहाँ पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, लेकिन उससे यहाँ पे सरकार के पास यहाँ पे रेवेन्यू आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जब बिजनेस साइकिल यहाँ पे चलेगी तो यहाँ पे सरकार भी कमाएगी। यहाँ पे हमने देखा था ना कि कॉर्पोरेट टैक्स आपका इनकम टैक्स के बराबर जो है वो है, ठीक है? तो कॉर्पोरेट टैक्स भी जो है यहाँ पे उसका बढ़ जाएगा, और उससे इनकम टैक्स भी जो है वो भी यहाँ पे लोग अगर कमाएंगे तो यहाँ पे इनकम टैक्स भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में जो था, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं 5-10 मिनट, ठीक है? यहाँ पे जो इंडियन एक्सप्रेस में है वो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पूरा ये यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे 27% का इंक्रीज देखा गया है, ठीक है? तो विच इज़ वेरी गुड, ठीक है? क्योंकि कोविड से क्या हुआ है, सब खराब हो गया है।
है ना। फिस्कल बेचारे अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट लेके बैठे थे, तो फिस्कल डेफिसिट भी अब बढ़ गया है ना। हमारा आधा पैसा तो वैक्सीन में ही खर्च हो गया है। गवर्नमेंट जो है फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है, अब उसी से आप कितना ज़्यादा रोड्स और वो सब बना देते, तो वो सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं पुश तो देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो कटौती होगी। अब चाहे अब वो ऐसा नहीं कर सकते ना कि वैक्सीन भी आपको फ्री में प्रोवाइड करें और आपको टैक्स में भी यहाँ पे रिलीफ दे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंपनसेट जो है वो करना पड़ता है। एनीवेज, फिर देखो यहाँ पे केपेक्स इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल एक्सपेंडिचर को केपेक्स। तो केपेक्स में आप ऐसे मतलब अब ऐसे जब जब जैसे जैसे इकोनॉमी में प्रो होते जाओगे तो ऐसे वाले टर्म्स यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ऑपोजिशन बोल रही है दैट इट्स अ कैपिटलिस्टिक बजट, तो मतलब ऑब्वियसली इनका आइडियोलॉजी का वो रहता है। 30% का यहाँ पे इस पे वो लगाया है टैक्स, ठीक है। और डाइवेस्टमेंट नंबर्स मिस्ड, बजट डाइल्स डाउन टारगेट। तो डाइवेस्टमेंट जो है वो जितना इन्होंने सोचा था कि भाई डाइवेस्ट करेंगे, तो वो जो है वो यहाँ पे मिस हो गया है, उतना ये लोग डाइवेस्टमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। LIC का यहाँ पे जो स्टेक था तो वो इस साल मेरे ख्याल से होगा, और इसके भी यस टारगेट्स मैम, होते हैं। अप्रूव। इसके भी टारगेट्स होते हैं कि हमें इतना पैसा जो है पब्लिक सेक्टर, ये जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं, इनका स्टेक हमें इतने % बेचना है और उससे हमारी इतनी कमाई होगी। तो जैसे कि यहाँ पे टारगेट जो था कितना था, 78,000 करोड़ का टारगेट था, तो ये थोड़ा सा मिस हो गया है, ठीक है। तो ये जो है इसकी बात, ओके, एक मिनट, ठीक है। तो देखो पुलिस के लिए यहाँ पे बजट भी बढ़ाया गया है, वो मे बी उसमें मिस हो गया है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे अभी जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे आपने ग्लासगो में PM ने यहाँ पे काफ़ी सारे वादे किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर पावर आपने बढ़ाने के लिए बात की थी, तो ये सब जो है यहाँ पे न्यूज़ में भी सिर्फ सब वही है ना। और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले जो थे यहाँ पे हाइक किया है, लेकिन नो इंक्रीज इन द फंड फॉर इट्स फ्लैगशिप स्कीम्स, ठीक है। तो फ्लैगशिप स्कीम्स में यहाँ पे ओवरऑल बजट इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। ई पासपोर्ट्स की यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो ई पासपोर्ट्स यहाँ पे आएंगे, तो इसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक डेटा होगा, ठीक है। और डिटेल्स आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस है कि यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पे इसका है। अब देखो, लोअर सब्सिडी बिल बट साइलेंट ऑन रिफॉर्म। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि विच प्रोवाइड 6,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। तो ये यहाँ पे इतने दिए गए हैं इनको, ठीक है। और सब्सिडी का यहाँ पे ये पूरा सब्सिडी का दे रखा है कि कितना यहाँ पे सब्सिडी वगैरह जो है, कितना पहले आपकी थी और कितना हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट की देखो यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट टू राइज एज गवर्नमेंट बोरोज मोर। तो देखो अब ये बहुत अच्छा है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, कि अगर यहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट बोरो करेगी, यार ये हेडिंग, इसका असर क्या होगा अगर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बोरो करेगी। बोरो करेगी मतलब अभी जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हिस्सा बोरो करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे मार्केट में वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट असर ये रहेगा कि यहाँ पे जो रेट्स रहते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोन्स की डिमांड बढ़ गई है। सरकार भी उधार लेना चाह रही है, जो आपके कंपनीज हैं वो भी उधार लेना चाह रही है, ठीक है। तो उस वजह से आपकी लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एयर इंडिया को सेटअप करने इसको यहाँ पे इसका वो करने के लिए यहाँ पे ये लोग इन्होंने और इन्वेस्ट किया है, इसका पूरा डेट, इसका पूरा कर्जा उतारने के लिए, ठीक है। और यही मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे यहाँ पे पूरा फोकस करा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स और सब की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि जो पूरा सच एज इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड द कोर सेक्टर प्रोडक्शन इन्फ्लेशन रेट हैज स्टार्टेड एजिंग अप बोथ एट रिटेल एंड होलसेल लेवल। अब ये रिटेल और होलसेल लेवल समझ आता है सबको कि रिटेल में हम किसकी बात करेंगे, बताओ मुझे, रिटेल का मतलब क्या होगा, सीपीआई, सीपीआई की बात कर CPI रहे की बात हैं। करेंगे, जो हम मार्केट में बेच रहे हैं। रिटेल MRP पता है ना, रिटेल प्राइस, मार्केट रिटेल यस प्राइस। मैम।
तो जब रिटेल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सीपीआई की बात करते हैं। होलसेल की जब हम बात करते हैं तो मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, डब्ल्यूपीआई की बात कर रहे हो। दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये जब आपकी जब बिजनेस साइकिल आपकी जब यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ पे आपका आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिजनेसेस को फायदा होगा, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है, हमने एक क्वेश्चन देखा था कि नेचुरली जब जीडीपी आपकी बढ़ती है तो उसका एक इम्पैक्ट रहता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, इन्फ्लेशन हमेशा साथ में आता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा और आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, ठीक है। ओके, तो आईआईपी जो है ये शायद हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये भी मैं बता दूंगी। इसके अंदर 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो आती हैं आईआईपी में। तो ये बेसिकली आपका एक इंडिकेटर होता है कि मैन्युफैक्चरिंग एरियाज आपके कैसे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपकी जो कोर वाली हैं, स्टील, आयरन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो ये है एफडीआई यहाँ पे फ्लोज जो है, और यहाँ पे नेट एफडीआई जो है, यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कम ही हो रहा है मेरे ख्याल से। और एफपीआई फ्लोज ये जो है स्टॉक मार्केट में पहले जो है, पहले से तो ये बेटर ही हो गया है कोविड के टाइम से, है ना, तो ये स्टेबल ही है ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज से यहाँ पे पैसा लगाएं। राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला के बारे में सुना है? यस मैम। ओके, यस मैम। राकेश झुनझुनवाला जो है आपका कौन सी मूवी थी वो, हर्षद मेहता ना, हाँ, तो ही इज लाइक अ हर्षद मेहता ओनली ये पूरे स्टॉक मार्केट में, है ना। तो वो जो है ही इज़ अ वेरी प्रो इन दिस ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो वो भी जो बंदा है वो कहता है कि यहाँ पे लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे इंडिया के लोगों को ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कंपनीज जो हैं उनको उधार मिल पाए और यहाँ पे ओवरऑल कंट्री की यहाँ पे ग्रोथ हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब बाहर से एफपीआई आता है, ठीक है, जब बाहर का यहाँ पे कैपिटल आता है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज में, तो क्या होता है, बाहर थोड़ी सी भी, अब मान लो कि यहाँ पे यूक्रेन अटैक कर देगा, सॉरी यूक्रेन कह रही हूँ, कि रशिया अटैक कर देगा यूक्रेन पे, तो जैसे ही इंस्टेबिलिटी होती है ना, तो ये सब अपना पैसा लेके भाग जाती हैं। इसीलिए ये जो इंस्टेबिलिटी जो होती है ना, ये डोमेस्टिक पैसे से रुक सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक पैसा तो कहीं नहीं भागेगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, इस वाले इफेक्ट को, जो आउटफ्लो होता है इमीडिएट एफपीआई के फॉर्म में। तो इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट राकेश झुनझुनवाला जो थे उन्होंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि ये जो एफपीआई का आउटफ्लो होता है उसको न्यूट्रलाइज करा जाए, ठीक है। यस मैम, बीच में दिसंबर में एक बार मार्केट करेक्ट हुआ था, तो हाँ उसमें मतलब ना अपने रिटेल वाले लोग ने मतलब वापस इन्वेस्ट करके थोड़ा सा मतलब सेंसेस को बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेबल किया वही था। कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ कि हाँ, वो और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से वो चीज़ें बची थी, मतलब ये जो विदेशी वाले जो इन्वेस्टमेंट आती हैं भाग जाती हैं लेके, जैसे ही इन्हें लगता है कि अब यहाँ पे कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो ये भाग जाते हैं पैसा निकाल के अपना डॉलर्स। तो यहाँ पे अभी बीच में स्टेबलाइज हुई थी, जैसे सत्यम बोल रहा है, उसी वजह से, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो ये जो है, अगर इसीलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे नहीं चाहती कि बिटकॉइन में लोग पैसा लगाएं, गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट और ऐसी वाली इन्वेस्टमेंट करें लोग, अगर करना ही है तो। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि मतलब कैसे इन्वेस्ट करते, फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, सब लोग को फाइनेंशियल वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एफडी दिखता है बस। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है ऊपर से, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज़्यादा ही एक्टर्स वगैरह प्रमोट कर रहे थे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एथिकल वो होना चाहिए लोगों के पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपको लोग फॉलो करते हैं तो आप गलत वो ना दो। तो अगर यहाँ पे एक्टर्स वगैरह जिनसे लोग, आम जनता बहुत प्रभावित रहती है, वो लोग उनको फॉलो करते हैं, अगर वो लोग बोलेंगे कॉइन डीजिए इसमें जाके पैसा लगाओ, तो लोग लगा देते हैं, है ना। जब यहाँ पे जब आपका नॉर्मल मार्केटिंग चीज़ों को खरीदने के लिए लोग फॉलो करते हैं, तो इन चीज़ों में भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत वो हो जाता है। गवर्नमेंट तो खैर बोल ही रही थी कि यहाँ पे आईपीएल में जो एड्स इन्होंने निकाले वो गलत था। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और नैरेटिव आ रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनली क्रिप्टोज का नैरेटिव आ रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया है, क्रिप्टो करेंसी को, कि मतलब एक तरीके का जब आप एक एसेट पे टैक्स देने लगते हो तो वो लीगल हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनली लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि क्रिप्टोज जो हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अपना स्टैंड ले लिया है, इसको लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो एक ये भी यहाँ पे स्टैंड बताया जा रहा है। देखो सब कुछ है यहाँ पे, ये अब पढ़ना हो तो पढ़ ले, वैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में बजट पढ़ा दिया है।
ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लगता है आर्टिकल तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की वायबिलिटी, बैटरी स्वैपिंग का यहाँ पे दे रखा है ना। तो ये पॉलिसी जो है काफ़ी अच्छी है। तो इसके बारे में देखो आर्टिकल है कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा है ये वर्कआउट कर सकता है, ठीक है। तो मैम ये सब तो आप बता ही है। हाँ, ये मैं बताई हूँ। मैं आपको एक बता रही हूँ कि देखो कुछ मिस न्यूज़ पेपर पूरा समझ जाएगा कि अगर इनके हो गया हो तो उसके लिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप इंटर लो। ये 5G वाला भी हमने कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ पे भारत नेट के अंडर यहाँ पे रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस दिए जाएंगे। भारत नेट स्कीम याद रखना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और कुछ भी नहीं। अब देखो स्ट्रगल टू स्पेंड, यहाँ पे फिजिकल कैपेसिटी दी जा रही है कि अब भाई कोविड के बाद यहाँ पे 6.9 हो गया है, 6.4 करना है अगला टारगेट। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मतलब मैं आपको आत्मनिर्भर बनाना चाह रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा ना कि क्या अगर न्यूज़ में होगा तो। चलो अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग तो एंड ही कर देते हैं।